ये जो बातें अभी विपिन जी जितनी हो रही हैं, राहुल गांधी की तरफ से जितनी बातें की गई, मैं सीधा सीधा ये समझना चाहती हूँ कि देश के जो आंतरिक मसले हैं उसकी विदेशी धरती पर राहुल गांधी चर्चा क्यों करते हैं, हर बार इस तरीके की चर्चा करते हैं, देश के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों करते हैं। और जब राहुल गांधी सिखों की बात करते हैं तो 1984 भूल गए क्या? 1984 उनको याद दिलाना पड़ेगा। मनमोहन सिंह को माफी मांगनी पड़ी ये कहते हुए कि 84 में जो कुछ हुआ हमें शर्म आती है उस पर। पूर्णिमा जी, पत्रकार होने से पहले देश का नागरिक तो मैं हुई हूं, लेकिन बड़ा फख्र महसूस होता है मुझे कि मैं एक फौजी परिवार से आता हूं, फौजी का बेटा हूं, मेरे बाबा फौजी, भाई फौजी। तो और साथ साथ देखिए, बड़े दुख की बात है कि 1984 में एक तो दंगाई थे जिन्होंने दंगे फसाद करे दिल्ली में, और एक थे जो सेवियर बन के उभरे, उनमें से एक मेरे पिताजी थे और उन्होंने जान मान बचाई। और ये बड़ा मुझे नाज होता है कि मेरे परिवार से किसी ने करा। मैं कोई गुणगान करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन यहां पर बात समझनी पड़ेगी, आपको संवेदना दिखानी चाहिए। कुछ सेंसिटिव मुद्दे होते हैं और आप यहां पर क्या डिविसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि बांटने का काम कर रहे हैं। यहां पर मकसद यह होना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि, आप सरकार की खामियां उजागर करें, समझ आता है, लेकिन विदेशी भूमि में जाकर आप यहां पर ये इस तरह की बातें करें और यहां पर आप बांटने का काम करें, मुझे लगता है कि ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है और बहुत ही ज्यादा इससे गलत संदेश जाएगा। और ये भूलना नहीं चाहिए, ये वही महान मुल्क है जिसपे हमें नाज है, जहां पर फूलवालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। और यहां पर योगमाया मंदिर है दिल्ली में, मेहरौली में, वहां पर वो झंडा लगा हुआ है कि जो आपस में एकता का प्रतीक है। तो यहां पर अभी मकसद यह होना चाहिए कि कैसे हिंदुस्तान, देखिए एक बात तो तय है कि जो विदेशी ताकतें वो रात दिन लगी हुई हैं, उनको पता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, जिसका श्रेय सरकार की नीतियों के साथ साथ ज्यादा मैं बोलूंगा देशवासियों को जाता है। देशवासी अपना जो परिश्रम कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, आज फलस्वरूप कि हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 5वें स्थान पे आया है। और सबसे बड़ी बात है कि सबने ठान लिया है कि हम उस दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात जो गौरतलब है, जहां पर ध्यान जाना चाहिए कि यहां पर किसी भी तरह का फेक नैरेटिव, उसका फायदा किसको मिलेगा। एक तरफ ये क्या याद दिलाने की आवश्यकता है कि जब आप बोलते हैं कि हिंदुस्तान में भी वही हालात बन जाएंगे जो बांग्लादेश का है, एक तरफ तो लोकतंत्र के मंदिर में हम लोग संविधान की किताब लेके जाते हैं, वहां पर बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, हम लोग संविधान की सम्मान करते हैं, तो वहां पर ये दोहरे मापदंड क्यों, अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि जब चुनी हुई सरकार को ये कैसा ट्रेंड हुआ, यहां तो आके आपको विरोध करना चाहिए। अगर कोई भी, चाहे कांग्रेस का नेता चाहे विपक्ष का नेता, कोई बोलता है कि हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे, तो वहां पर तो एक स्वर में स्वर मिलाकर एक मंच पे खड़े होकर उसका आपको खंडन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए कि ये कभी हम मुमकिन होने नहीं देंगे। हमें अपने देश पे नाज है और यहां पर हमने देश को आगे ले जाना है। और भूलना नहीं चाहिए कि दुश्मन नंबर 1 चीन है, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। और रही बात अमेरिका की, अमेरिका का तो स्टैंड ही विचित्र रहा है कि वहां पर अभी उनको खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। बस एक मैं संक्षेप में बात बोलूंगा, अगर हम लोग अच्छी धारणा बनाए, परसेप्शन, बिकॉज परसेप्शन मैटर्स, माहौल, तो वहां पर वो दिन भी दूर नहीं, क्योंकि हम अमूमन बात करते हैं ब्रेक्जिट की, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना, लेकिन ये दौर है चेक्सिट का कि जब बड़े बड़े मुल्क जो जिनके व्यापारिक नाते हैं चीन के साथ, वो उनके साथ निकलेंगे। और संकेत मिलने शुरू हुए हैं कि बशर्ते हम अच्छा माहौल बनाएं और जिसका फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा। इसी माहौल पर राहुल लाल जी, माहौल खूब बनाया राहुल गांधी ने पूरे चुनावों के दौरान, संविधान खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया क्या? ना पिछले 10 सालों में खत्म हुआ, ना अभी आपको संविधान खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देश की धरती पर क्या यह सियासत खेलने और खिलाने का मौका राहुल गांधी को कम मिलता है क्या? जो विदेशी धरती पर भी जाकर वो यही करते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हर बार जब जब जाते हैं तो देश के विरोध के स्वर उठने लगते हैं राहुल गांधी के मुंह से। पूर्णिमा जी, मैंने सबों को बहुत ध्यान से सुना है, तो मुझे उम्मीद है कि हमें भी सब लोग बड़ा ध्यान से सुन लेंगे। अब बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, राहुल गांधी आज के समय में भारत के, अगर मैं कह दूं कि सबसे दूरदर्शी नेता हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वाली स्थिति नहीं है।
4000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले व्यक्ति को जो मन की बात बोलते नहीं है, लोगों की मन की बात सुनते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान में लगातार हम लोगों ने देखा कि वो दिन भर लाखों करोड़ों लोगों से मिलते थे और लास्ट में रात में जो संबोधन में 10-15 मिनट का चीजें वो बता देते थे कि आज दिन भर हमने क्या चीज लिखा है। डिसीजन मेकिंग की पॉलिसी एक तरह से होता है कि जनता से मिलकर, अभी भी आपने देखा उबर ड्राइवर से मिल रहे थे, तो उनके परिपक्वता पर सवाल खड़ा करने वाले सबसे पहले वो देखें कि वो राजनीति का विश्लेषण किस रूप में कर रहे हैं। नंबर 1। अब नंबर 2, विदेश की धरती पे इस प्रकार के बयान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मुझे लग रहा है कि विदेश की धरती के लिए राहुल गांधी के लिए अलग मापदंड नहीं होने चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मापदंड अलग नहीं होने चाहिए। अच्छा। अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर विदेश की धरती पे, और एक बार नहीं, चाहे उन्होंने दक्षिण कोरिया में बोला, अमेरिका में बोला, ब्रिटेन में बोला, हर जगह उन्होंने बार बार बोला है कि ये पहले एक ऐसा लोगों को लगता था कि मैंने भारत में जन्म क्यों ले लिया, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती थी कि भारतीय नागरिक होना। क्या ये विदेश की धरती से भारत का डंका बजाने का काम करते थे? तो ये अगर ये चीजें प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब तो बड़ा है कि भारत का डंका बज रहा है। अगर राहुल गांधी हैं, क्या राहुल गांधी से ये उम्मीद कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में, अगर वो सरकार की चीजों में खामी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के खामियां गिनती करा रहे हैं विदेश में, तो राहुल गांधी अगर देश की खामी गिनती करा रहे हैं तो इसमें दो तरफा मापदंड क्यों है हम लोगों के? ये महत्वपूर्ण चीज। और जो उन्होंने चीजें बोली हैं, बार बार सवाल, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि 2014 के चुनाव तो हुए थे ना, कांग्रेस के समय में हुए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव थे, तभी कांग्रेस 44 पे सिमट गई। अगर वो उस चुनाव में कांग्रेस भेदभाव करने का प्रयास करती तो वो अपना संख्या बढ़ा सकती। तो अभी कितने पे रह जाना था इस बार के 2024 के चुनाव पे कांग्रेस? वोट फॉर डेमोक्रेसी नामक संस्था ने जो गिनती की, चलिए आपने डेमोक्रेसी, आपने कम से कम डेमोक्रेसी का जिक्र किया। मैं इसी बात से खाली एक लाइन में जल्दी से, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, फिर बीजेपी लगातार हम लोग देखते थे कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो इलेक्शन कमीशन पहले वोट प्रतिशत बताता था वो 1% होता था। इस बार सोचिए कि उड़ीसा जैसे राज्यों में, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अंतर 12 से 14% का अंतर बना है। तो इस सवाल तो पूछे जाएंगे लोकतंत्र में इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ शिवम त्यागी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शिवम, आपसे सवाल लेते हुए, क्योंकि अभी अभी इन्होंने डबल स्टैंडर्ड की बात की है राहुल लाल जी ने, राहुल गांधी भी दोहरे मापदंड की बात करते हैं, राहुल लाल जी भी इस डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, लेकिन क्या है मतलब विदेशी मीडिया में राहुल गांधी जाते हैं, बीजेपी आरएसएस के लिए सो कॉल्ड दुष्प्रचार करते हैं, ये ज्यादा बीजेपी के लिए टेंशन का विषय है, या आपके हिसाब से वो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, ये ज्यादा चिंता की बात? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर कि राहुल लाल जी उम्र के 52वें 53वें 54वें पड़ाव पर आकर अगर आपको इस देश का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के लिए मोटरसाइकिल ठीक करने वाले के पास जाना पड़ रहा है, या जूते ठीक करने वाले के पास जाना पड़ रहा है, या फिर ट्रक वाले के पास जाना पड़ रहा है, तो माफ कीजिए, आप ऑलरेडी 30 साल 35 साल लेट हैं। शिवम त्यागी को आज भी जूते वाले की मनोस्थिति समझने के लिए उसके पास बैठने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा तो उससे रोज दूसरे दिन का काम है ना भाई, जब से मैं 10 साल का हुआ हूं। अब उस आदमी को पिछले 30 साल से हिंदुस्तान के बारे में, ड्राइवरों के बारे में, जूते ठीक करने वालों के बारे में, मोटरसाइकिल चलाने वाले के बारे में पता ही नहीं है, तो अब हम क्या करें? यह दिखाता है कि वो आदमी सिल्वर स्पून पैदा है और वो नहीं समझते थे इस देश को। चलिए, आप आज कह रहे हैं कि वो आज समझ गए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो लाखों करोड़ों लोगों से मिलते थे भारत जोड़ो यात्रा में। अरे प्लीज, कम से कम झूठ भी तो ऐसा बोलो जो तार्किक लगे। अब मैं विषय पर आता हूं। एक चीज बहुत साफ पहले बात पूरी हो, नहीं रुकिएगा, नहीं रुक जाइए, अभी रुक जाइए, पहले उनकी बात होने। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में। बोलिए शिवम, बोलिए। दूसरा, जब आप विदेश जाते हैं तब वहां पर भाजपा और संघ नहीं है, भाजपा और संघ का कोई विषय भी नहीं है। पहली बात, आपने चाइना के विषय में जो चीज, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि हर चीज में इनको 2007 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना ट्रिगर क्यों कर जाता है कि जाते जाते भी हर जगह चाइना की तारीफ कर जाते हैं। चाइना के विषय में जितनी भी फैक्चुअल चीजें उन्होंने बोली वो सारी गलत है, फर्जी है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। चाइना के विषय में जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने बोली, गलत। उस पर जो डेटा दिया, गलत। संस्कृति पे हिंदुस्तान में जो बोला उन्होंने, देवता भगवान नहीं होते, गलत। उस पर जो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया, गलत। इसके अलावा जिस तरह की बात इंडिया अलायंस पर वो राहुल लाल जी रुक जाइए, पत्रकार उठकर उनकी बेइज्जती प्लीज बीच में नहीं, इंडिया अलायंस पर पत्रकार उनसे उठाकर उनकी बेइज्जती कर दे रहा है। उन्होंने बोला कि इंडिया इसका नाम है, पत्रकार ने बोला व्हाट ए स्टैंड्स फॉर, कहते अलायंस, कहते तो मैं भी तो वही कह रहा हूं। कृपया करके जब एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन हिंदुस्तान का हिंदुस्तान से बाहर जाए तो अपनी देश संस्कृति और इस तरह की चीजों का तो विशेष ध्यान रखें। मैं मानता हूं भाजपा से उनके बहुत ही विरोध हो सकते हैं, भाजपा उनको पसंद ना हो, संघ उनको पसंद ना हो, वो सब बात ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान संस्कृति हमारी सबकी साझी है। राहुल गांधी की भी वही संस्कृति है, लेकिन वो हिंदुत्व के बारे में जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो फैक्चुअल नहीं है भाई।
जिस शिवम जी, अमेरिका में थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी को वो भी तो दे ज्ञान दे रहे हैं, दीजिए वहां ना। पर आप तो बड़ी election अच्छी fair बात ना कर होने रहे की और हैं शिवम जी। democracy, प्लीज बीच में रुक जाइए ना। शिवम जी आपके बातों प्लीज, से मैं लड़ना सहमति नहीं जता रहा हूं चाह मैं। प्लीज रुक जा। शिवम जी बिल्कुल बुला, सहमति मैं जता रहा हूं आपको आपके बीच में बातों नहीं से। राहुल लाल जी, उनको अपनी बात पूरी करने राहुल लाल जी, दीजिएगा का मतलब राहुल लाल कितना जी, समझ में आ सहमति जाता है से बात आपको? कितना नहीं तो 20 सेकंड नहीं है ना सर, हेडलाइंस के लिए जाना है ना। ये उनका फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट है, उसको तो पूरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद काउंटर रखते रहिएगा ना। किसी ने मना Thank you. थोड़ी किया है। अब बोलिए मैं शिव। एग्जांपल दे रहा हूं, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। चाइना की जब तक उन्होंने डेटा कैमोफ्लेज नहीं किया था, वहां का अनएम्प्लॉयमेंट दर यानी कि बेरोजगारी दर 17% थी। राहुल गांधी कहते हैं हमसे ज्यादा रोजगार है वहां पर। चलिए, कैमोफ्लेज यानी कि डेटा को घालमेल करने के बाद की भी उस पर आ जाते हैं। 2022 में चाइना की बेरोजगारी दर थी 5%, हमारी थी 4.8%। 2023 में हमारी थी 4.2%, उनकी थी 4.7%। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो भारत की ग्रोथ 2023 में जो है वो 8.2% थी, चाइना की 5.2% और अमेरिका की तो 2.5% थी। अरे जिन देशों में बैठकर बात कर रहे हो हिंदुस्तान के बारे में, डेटा तो सही बोलो।